राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट है। ठीक है, ये बॉटनी का यूनिट 4 है, फर्स्ट कंप्लीट है। अभी हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ना है, एक एक करके उसको समझेंगे। ठीक है, और फर्स्ट यूनिट की वीडियोस के लिए आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर डेली वीडियोस की आपको अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे जगह पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आईपीआर। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, देन उसमें कुछ और चीज़ें आपको पढ़नी है, डिटेल में पढ़ना है। कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कॉपीराइट, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, इन सब उसके बाद से आपका पेटेंट क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो हम इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको कि हम आईपी भी कहते हैं, आपके एग्जाम में आईपी भी कभी शॉर्ट टर्म दे देता है। तो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे मोटू पतलू में उसके दिमाग की बत्ती जलती है, सेम ये आपके दिमाग की बत्ती है, जिसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते हैं, चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आईपी क्या होता है? एक टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ द इंटेलेक्ट, मतलब टर्म यूज टू स्टडी इन ह्यूमन माइंड। इंटेलेक्ट का मतलब होता है, ये टर्म जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब हम ह्यूमन माइंड की स्टडी करते हैं। तो ये क्या है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट फॉर विच अ मोनोपोली इज असाइंड टू डिजाइनेटेड ओनर्स बाय लॉ। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो का मतलब ये होता है सिंगल, किसी सिंगल पर्सन के द्वारा डिज़ाइन की गई या सोची गई या उससे बनाई गई कोई थॉट या कोई चीज़। ठीक है, क्या कहलाती है, उसकी इंटेलेक्ट कहलाती है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे फेसबुक के ओनर कौन है? ठीक है, और मेटा के ओनर, फेसबुक के ओनर, ट्विटर यानी कि एक्स, उसके ओनर। ठीक है, तो वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो इनका इंटेलेक्ट है, क्योंकि वो उनके दिमाग से उन्होंने उसको बनाया। उसी तरीके से कई बुक्स के जो राइटर्स हैं वो उनका इंटेलेक्ट है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट फॉर विच अ मोनोपोली, एक पर्सन जो है असाइन टू डिजाइनेटेड ओनर्स बाय लॉ। ठीक है, उसको उसका डिजाइनर, उसका ओनर, मतलब आपका घर है तो आपके फादर उस घर के ओनर है, क्योंकि उन्होंने उस घर को बनाया है। ठीक है, तो उसको लॉ के द्वारा उसका ओनरशिप देना, उसकी जो है उसकी प्रॉपर्टी का उसको राइट देना क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और भी तरीके से समझेंगे, WIPO। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको पढ़ना भी है, उसको आप समझेंगे, फुल फॉर्म नीचे सब जानेंगे। ठीक है, WIPO एक वो देता है आपका डेफिनेशन कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी क्या होता है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड का क्रिएशन, जैसे कि इन्वेंशन किसी चीज़ का, किसी लिटरेचर का, आर्टिस्टिक वर्क्स, कोई आर्ट में आप जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं, हो गया सिंबल्स का डिज़ाइन, नेम्स का डिज़ाइन, इमेज बनाना या डिज़ाइन जो कि कॉमर्स में यूज़ किए जाते हैं, इन सबको क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है उसको WIPO में दिया है। और सिंपल वर्ड्स में इसको समझना चाहें, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डील्स विथ द क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। हमारे माइंड का क्रिएशन हो सकता है, वो आपका पोएम हो सकता है, वो आपका फोटोग्राफ हो सकता है, आपकी फोटोग्राफी की स्किल जो आप देखते ही हैं आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया में देखते हैं कितने लोग आर्टिस्ट हैं और कितनी बेहतरीन तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं। सॉन्ग हो गया कोई, जैसे बहुत सारे AR रहमान हो गए, लता जी हो गई, उनके सॉन्ग्स थे। ठीक है, वो सिंगर कंपोज़र थे। ठीक, ट्रेड सीक्रेट्स, जो ट्रेड पढ़ेंगे आप। ठीक है, मेथड्स ऑफ समथिंग, इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है, किसी को क्रिएशन, जो आपने कुछ क्रिएट किया उसका एप्लीकेशन और उसका प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है और आपकी ही कोई चीज़ की आपने कोई चीज़ बनाया और आपने उसका मतलब कॉपीराइट नहीं लिया या पेटेंट नहीं लिया और आपकी चीज़ को चुरा के किसी और ने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, भले से ही आपने उसको बनाया, जैसे नीम हो गया, हल्दी हो गया, वो हमारे इंडिया में कितने सालों से यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका पेटेंट आपको पता है, आप क्लास 12 की बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे, उसका जो बायोटेक्नोलॉजी में उसका पेटेंट किसने ले लिया था, अमेरिका में। बाद में उस पर कई सारी चीज़ें हुई, उन्होंने उसको छोड़ा, लेकिन ओरिजिनली तो इंडिया का ही है ना नीम, और जो आपका टर्मरिक है, कितने सालों से वेदों वगैरह में उसका वर्णन है, ठीक है। तो होपफुली आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। आपके इंटेलेक्ट यानी कि आपके दिमाग से जो चीज़ बनाई गई हो उस प्रॉपर्टी पे आपका हक होना इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपीराइट का है, ट्रेडमार्क है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेड मार्क हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जानने की कोशिश करें तो जो कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ये न्यू नहीं है, ठीक है। ऐसा माना जाता है रेजिनियंस नॉर्दर्न इटली में सोचा गया था, एक क्रेडे हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम का, माना गया था, जहाँ पे ये नया है, लेकिन ये नया नहीं है, एक पहले से ही वेनेटियन लॉ ऑफ 1474 जो है मेड किया था फर्स्ट टाइम। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाई ए फॉर्म ऑफ पेटेंट के द्वारा, ठीक है, कि अगर आपने कोई चीज़ बनाया तो आप उसका पेटेंट ले लीजिए, 20 ईयर्स का होता है, उसका एक क्राइटेरिया, जब आप पेटेंट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बार ये काम जो है वेनेटियन लॉ ऑफ 1474 में पहली बार सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया गया था किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का पेटेंट के थ्रू, ठीक है, जो कि जो पेटेंट है वो क्या करता है, आपको एक एक्सक्लूसिव राइट देता है किसी इंडिविजुअल को फॉर द फर्स्ट टाइम ये काम किया गया था कि आपने कोई चीज़ बनाई, उसका आप पेटेंट कराएंगे तो आपके पास उसका इंडिविजुअल सिंगल पर्सन का उस पर राइट होगा। इन द सेम सेंचुरी में the invention of movable type and printing press of Johannes Gutenberg around 450 contributed to the origin of the first copyright system in the world। और उसी के अराउंड जैसे 1474 में क्या हुआ था कि पेटेंट के द्वारा किसी को पर्सन को राइट देने की पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से पहल की गई थी। सेम ऐसे ही 1450 में गटेनबर्ग के द्वारा, जोहानसन गटेनबर्ग के द्वारा ये जो है कॉपीराइट सिस्टम का जो है लॉन्च किया गया था सिस्टमेटिक तरीके से। और भी चीज़ों को हम समझेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लीगल राइट, ठीक है। आपके पास उसकी किसी चीज़ की लीगल राइट है। जैसे अभी हमारे अगर दादाजी हैं तो हमारे जो फील्ड्स होते हैं, घर है, होम्स है, उनका जो राइट है, लीगल राइट ओनरशिप का, वो उनके पास होता है, ठीक है। या मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी मनी है, तो उसका लीगल राइट मेरे पास है, उसको यूज़ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो किसी चीज़ का लीगल राइट, आपकी किसी क्रिएशन का लीगल राइट, ठीक है। जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है तो इसके राइट मेरे पास है, ठीक है। उसका ह्यूमन माइंड के क्रिएशन का लीगल राइट होना क्या कहलाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। अ राइट दैट इज हैड बाय पर्सन और बाय अ कंपनी हैव एक्सक्लूसिव राइट टू यूज इट्स ओन आइडियाज, अदर इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं, वरी ऑफ कंपटीशन विदाउट, मतलब आपको डर नहीं रहेगा कंपटीशन का कि उसमें वो आपका ही है, ठीक है। एटलीस्ट कुछ पीरियड ऑफ टाइम के, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। कुछ अलग अलग है, जैसे पेटेंट का अलग है, कॉपीराइट का अलग है, ट्रेडमार्क का अलग है, ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? कॉपीराइट आ गया, पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, ट्रेड सीक्रेट्स आ गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं नाम लूँ, जैसे कि पेटेंट मोस्ट कॉमन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लेआउट डिजाइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्लांट वैराइटीज एंड फ्रेम शिफ्ट साइट, अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। और यहाँ ब्यूटीफुल्ली डायग्राम भी बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसमें आता है। देखिए कुछ और भी चीज़ें जैसे कि लाइसेंसिंग हो गया, ब्रांड्स, ठीक, आइडियाज़, ऑथरशिप, नॉवेलिटी,
ठीक, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रिएशन, अगर जैसे कंटेंट क्रिएशन है, होते हैं ना कि कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स में यूट्यूब पे आप सभी एक्टिव होंगे, तो देखते हो कि अरे ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट था और इसने चुरा लिया। ठीक है, तो अगर आपके पास उसका राइट नहीं होगा तो कोई भी आपकी चीज़ों को चुरा सकता है। ठीक है, जिसको कि बायोपिरेसी कहते हैं। ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे और भी नाम दिए गए जैसे डिज़ाइन, पेटेंट, इन्वेंशन, ऑथरशिप, लॉ, कॉपीराइट, प्रोटेक्शन, ब्रांड। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हिस्ट्री की बात करें, हाईलाइट की बात करें, तो अभी ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री हमने पढ़ी, और भी देखते हैं। वेनेटियन लॉ 1474 में आपने देखा था पहली बार सिस्टमेटिक अटेम्प्ट किया गया था किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके थ्रू? पेटेंट के थ्रू। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ट्रीटी इन 1994 बनाया गया था, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लॉज बनाने के लिए इसको बनाया गया था। फिर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम TRIPs बनाए गए थे, ये भी 1 जनवरी 1995 में इफेक्ट में आया था। ये भी क्या करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए काम करता है। इन इंडिया में पेटेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1856 में, विच इज़ रिमेन्ड इन फोर्स फॉर ओवर 15 ईयर्स, जो अभी तक लगभग 50 सालों से क्या है, सॉरी जो 50 सालों तक लगभग क्या थी, अपने उसमें थी, वर्किंग थी। ठीक है, उसके बाद इसमें कई सारे सब्सिक्वेंटली मतलब लगातार एक के बाद एक मॉडिफिकेशन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, जिसको कि द इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 के नाम से जाना गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आया पेटेंट राइट, और उसके लिए जब देखा गया कि अमेरिका वगैरह के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी चीज़ों पे अपना पेटेंट करा रहे हैं, तो उसके बाद एक इंडिपेंडेंस के बाद अभी 1911 तक तो हमारा देश क्या था, डिपेंडेंट था। 1947 में हुआ आपका डिपेंडेंट हुआ, तो इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आया पेटेंट राइट के उस पे इन द ईयर 1970 में, जिसको कि पेटेंट एक्ट 1970 कहा जाता है। नाउ इट्स वाज अमेंडेड इन 2005, मतलब अब इसमें अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। दैट मीन्स अगर कोई चीज़ 1970 में आई तो ज़रूरी नहीं है कि अभी बहुत सारी चीज़ें AI आ गई। ठीक है, 1G से 2G 3G 4G 5G 6G ऐसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें चीज़ों को भी क्या करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है, संशोधित करना पड़ता है। तो अभी तक 2005 अमेंडमेंट तक हो चुका है और वही अभी तक चल रहा है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, तो ये क्या करेगा, एक्सक्लूसिव राइट या क्रिएटर को, इन्वेंटर को प्रोवाइड करता है। आपकी चीज़ है तो वो आपके पास ही रहेगी। ठीक है, इनकरेज करता है इंडिविजुअल को, पर्सन्स को, कि डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल। आप अपनी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रख के चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस चीज़ के लिए इंश्योर करता है, इनकरेज करता है। हमें लीगल डिफेंस प्रोवाइड करता है, ऑफर्स क्रिएटर्स टू इंसेंटिव ऑफ देयर वर्क, उनको उनके वर्क का इंसेंटिव मिलता है। अगर मान लीजिए आपने कोई काम किया है, आपके ऊपर बायोग्राफी बनती है, तो क्या करते हैं, पहले उनसे मान लीजिए किसी के ऊपर बायोग्राफी बनती है, मूवी बनती है बायोग्राफी किसी के ऊपर, बहुत सारी मूवीज़ बायोग्राफी हैं जैसे MS धोनी वगैरह, तो पहले उनसे पूछा जाता है, उसके लिए उनको पे किया जाता है, उससे उनको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, और लीगल डिफेंस भी रहता है कि आप कुछ इनअप्रोप्रिएट या कुछ गलत चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। हेल्प इन सोशल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल और फाइनेंशियल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अब हम एक एक करके समझेंगे। आपको गैट पढ़ना है, आपको TRIP पढ़ना है, आपको WPO पढ़ना है, आपको WTO पढ़ना है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जरूर पूछता है, जितने भी शॉर्ट फॉर्म दिए हैं उनके फुल फॉर्म्स जरूर पूछते हैं। तो गैट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, टैरिफ्स और ट्रेड के ऊपर जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, जो ये गैट है जिसको कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं, लीगल अरेंजमेंट है बिटवीन मेनी कंट्रीज, कई कंट्रीज में हूँ, जिसका ओवरऑल पर्पस क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ्स और कोटाज। देखिए आप देखते हैं टैरिफ और कोटा की मैं बात करूं तो कोटास तो हमारे यहाँ भी जैसे SC ST वगैरह और भी EWS कई सारे कोटा होते हैं। ठीक है, तो गैट क्या है, एक तरीके का जो है लीगल एग्रीमेंट है कई सारी कंट्रीज के बीच। ठीक है, जिसका ओवरऑल पर्पज है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जो है व्यापार करना, वो जो है उसको आसान बनाया जाए और किस तरीके से रिड्यूस करके, एलिमिनेट करके जो ट्रेड के बैरियर्स हैं जैसे टैरिफ और कोटा को, उनको कम करके हम क्या करें, जो आपके कंट्रीज के बीच में जो
आपका सर्विस है, लीगल एग्रीमेंट है, उसको अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। गैट जो है उसको साइन किया गया था 23 नेशंस के द्वारा जिनेवा में, ठीक है, 30 अक्टूबर 1947 में, ठीक है। जिस ईयर आपकी कंट्री क्या हुई थी, ईयर भी पूछ सकता है, तो जिस ईयर आपकी कंट्री क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, उस ईयर में 13 अक्टूबर 1947 में जिनेवा में, ठीक है, गैट जो है साइन किया गया था ओवर 23 नेशंस, 23 देशों के द्वारा, एंड टुक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948। लेकिन ये जो इफेक्ट में है, जिसका प्रभावी कार्य है, वो 1948 1 जनवरी 1948 में आया था, ठीक है। द WT अब देखिए गैट जो है, गैट पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, गैट के बाद उसका जो है सक्सेसर, ठीक है, WTO हो गया। सक्सेसर मतलब क्या होता है, जैसे आपके मदर फादर के सक्सेसर, हमारे मदर फादर के सक्सेसर्स हम हैं, मैं हूँ, मेरे ब्रदर्स हैं, तो जिस तरीके से जैसे आपके घर में जितने बच्चे होंगे उनके सक्सेसर्स हैं, उसी तरीके से गैट का जो है बच्चा यानी कि सक्सेसर कौन है, WTO है, ठीक है। न्यू फॉर्म है गैट का, ठीक है। एंड ओरिजिनल गैट जो है, जो कि गैट 1947 था, वो अभी भी स्टिल इफेक्ट अंडर द WTO फ्रेमवर्क, वो अभी तक काम में है, लेकिन WTO के अंदर आ गया, ठीक है। सब्जेक्ट द मॉडिफिकेशन इन गैट 1994, ठीक है। उस कई सारे उसमें मॉडिफिकेशन किए गए और उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, WTO, मतलब उसके बच्चे को WTO न्यू सक्सेसर था, न्यू फॉर्म था गैट का, ठीक। अब WTO को हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले क्या था कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऑन ट्रेड से उसको बदल के क्या रख दिया गया कि पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही थी, तो उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम रख दिया गया। डील्स रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस एट अ ग्लोबल एंड नियर ग्लोबल लेवल। तो ये भी क्या करता है, वही ग्लोबल लेवल पे ही काम कर रहा है। जब ये आपके गैट का क्या है, सक्सेसर है, तो ये भी सेम ही तो काम करेगा, ये भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, ग्लोबली जो पूरी कंट्रीज में चलता हो, पूरे वर्ल्ड में चलता हो, ठीक है, उस लेवल पे ये क्या करता है, रूल्स को बनाता है ट्रेड के लिए, ठीक है। गोल टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड सर्विस, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर कंडक्ट देयर बिजनेस। इसका गोल क्या था, प्रोड्यूसर्स जो हैं, कुछ बनाने वाली चीज़ें, गुड्स मतलब होता है सामान, ठीक है। आप गाड़ियों पे लिखा देखते होंगे गुड्स कैरियर, सामान जो है, कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स जो हैं, उनके सर्विस को, उनके एक्सपोर्ट को किसी कंट्री में भेजना, अपनी कंट्री में मंगाना, इम्पोर्टर्स को अच्छी बिजनेस क्वालिटी प्रोवाइड करना इसका काम था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में आपका जिनेवा है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। बेनिफिट्स क्या हैं WTO के, क्वेश्चन हर जगह से पूछता है। तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है पीस को, शांति को प्रमोट करता है कि जो हमारे कंट्रीज के बीच में बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल सके, ठीक है, पीस रहे, शांति रहे। डिस्प्यूट्स आर हैंडल कंस्ट्रक्टिवली, जो डिस्प्यूट्स है, मान लीजिए किसी के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, डिस्प्यूट हुआ, तो उसको कंस्ट्रक्टिवली मतलब अच्छे तरीके से हैंडल करना, तुरंत मार लड़ाई वॉर ना हो जाना, ठीक है। रूल्स मेक लाइफ इजियर फॉर ऑल, और अगर किसी चीज़ के लिए रूल्स बना दीजिए, मान लीजिए आपके घर में ही 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, और एक पर्सन सिंगल काम करे सारा, दूसरा ना करे और बाकी 4 ना करे, तो क्या होता है, झगड़े होंगे। तो आप क्या करें, रूल्स बना दीजिए कि आपको ये काम, आपको ये काम, आपको ये काम, तो आपके घर का भी इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। एक मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी, ठीक है। जब ट्रेड एंड टैरिफ्स बन जाते हैं तो आपके पास चॉइस और क्वालिटीज़ बढ़ जाती हैं कि जो हमें अच्छा देगा, जो बिजनेसमैन हमें अच्छा करेगा उसके साथ हम करेंगे, ठीक। ट्रेड्स जो है इनकम को रेज करते हैं, स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। बेसिक प्रिंसिपल जो है मेक लाइफ मोर एफिशिएंट, बेसिक प्रिंसिपल बन जाएंगे तो लाइफ ईजी हो जाती है, ठीक। एक्टिविटीज़ क्या है WTO की, हम उसको समझते हैं। ये क्या करता है, नेगोशिएशंस टू रिड्यूस और इरेडिकेट हिंड्रेंस इन ट्रेड एंड एग्रीइंग ऑन रूल्स दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड। ये क्या करता है, निगोशिएशन का काम। निगोशिएशन का मतलब मोल भाव। अब अगर मान लीजिए सब्जी वाले की ही दुकान पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वो बोलता है भैया ये 50 रुपये का तो नहीं आ रही है, आप वहाँ पे इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है। तो ये क्या करता है, निगोशिएशन। WTO क्या करेगा, मान लीजिए 2 कंट्रीज हैं, तो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनके बीच में ये निगोशिएशन कराएगा कि नहीं अच्छा आप इतने का है तो आप इतने में दे दीजिए ताकि हमें भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। तो जब निगोशिएशन होता है तो हिंड्रेंस जो है, बाधाएं जो हैं, जो आ रही थी उन 2 कंट्री के बीच में बिजनेस होने से जो बाधाएं आ रही थी वो कम हो जाती हैं, ठीक है। और ये क्या कराएगा, एग्री कराएगा कि निगोशिएट करा के हिंड्रेंस को हटाएगा और एग्री कराएगा कि आप क्या करिए, यहाँ पे बिजनेस करिए, ठीक है। Administrating and monitoring the application of WTO trade agreement rules in good trades and service IPR, ठीक है। तो ये क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है, मॉनिटर करता है
जो आपके रूल्स हैं गुड्स के लिए, ट्रेड सर्विसेज के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, सारी चीज़ों को ये क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है उनकी, ठीक है। रिव्यूइंग द ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज ऑफ WTO मेंबर्स, ये रिव्यू करता है जो ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी है जो उनको लगातार देखता रहता है और इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे चीज़ों को होने में। जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ रीजनल लेवल पे, कोई हुआ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई उसमें क्या हो, आप कुछ गलत ना कर सके, कोई कंट्री धोखाधड़ी ना कर सके। इन सब चीज़ों से ये क्या करता है, उनको रिव्यू करता रहता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। WTO जो है आपके पब्लिक को WTO के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेयर भी करता है, ठीक है, एजुकेट भी करता है, मतलब शिक्षा देता है उनकी मिशंस के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, इकोनॉमिक रिसर्च कंडक्ट करवाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं WTO की, ठीक है। तो हमने इतना WTO के बारे में जाना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट TRIP और आपका WIPO, जो कि GATT का WTO का ही पार्ट है, ठीक है। WTO के ही ये दोनों पार्ट हैं, WTO के पार्ट हैं TRIP, WIPO, ठीक है। TRIPs क्या हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उनको क्या कहते हैं, TRIPs, ठीक है। TRIP एग्रीमेंट जो है वो इस्टेब्लिश विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, द इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हैज़ बीन क्रिस्टलाइज इन द TRIP एग्रीमेंट। जब TRIP एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, WTO के बाद TRIP उसी के एग्रीमेंट में आया, तब जो ट्रेड रिलेटेड चीज़ें थी ना, उसके उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का प्रोटेक्शन था वो और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर, बोलते हैं ना कि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा साफ हो गया। It was negotiated at the end of Uruguay round of General Agreement GATT Treaty in 1994। ये जो निगोसिएशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब उरुग्वे में इसका एक राउंड हुआ था GATT का 1994 में, उस टाइम पे इसका निगोसिएशन हुआ था, अच्छे से इसको बनाया गया था। TRIP एग्रीमेंट जो है इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। कब, 1 जनवरी 1995 में, इज टू डेट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये मल्टीनेशनल कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीलेटरल, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थी, ठीक है। TRIP एग्रीमेंट जो है वो क्या करते हैं, इन प्रिंसिपल, इन कंपासेस इन प्रिंसिपल इन ऑल फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एम्स एट कोऑर्डिनेट करना, लोगों को एक साथ लाना, स्ट्रेंथ करना, प्रोटेक्शन करना, किसी भी लॉ को इन्फोर्समेंट में लाना, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ये सारे इसके काम थे। इन एड्रेसेस एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल GATT प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रोविजन इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन IP, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी कि GATT के प्रिंसिपल पे ये प्रोविज़न करता था और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स पे काफ़ी ध्यान था इसका, ठीक, किसका, TRIP का। द एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट इट कवर्स, जो WIPO किस पे क्या क्या चीज़ें कवर करता है, कॉपीराइट से और उससे रिलेटेड राइट्स को, जैसे द राइट ऑफ परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, साउंड रिकॉर्डर्स, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको ब्रॉडकास्टिंग होती है आपके वेदर्स की, ठीक है, उन सब के ऊपर ये ध्यान देता है। ट्रेड मार्क्स इंक्लूडिंग सर्विस मार्क, उसके ऊपर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन पे, पेटेंट इंक्लूडिंग पेटेंट से रिलेटेड चीज़ों पे, लेआउट डिज़ाइन पे जिसको कि टोपोग्राफीज कहते हैं, उस पर ये काम करता है। द अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट एंड टेस्ट डेटा, उस पर ये काम करता है, ठीक। देन आ जाते हैं हम WIPO, जो कि अगेन WTO का ही पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड जो WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। किसकी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की। इससे क्वेश्चन पूछता है कहाँ की एजेंसी है। विच इज डेडिकेटेड टू इंश्योरिंग दैट राइट ऑफ क्रिएटर एंड ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर प्रोटेक्टेड वर्ल्ड वाइड। जैसे मान लीजिए कोई क्रिएटर है या ओनर है, ये जो WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंश्योर करता है कि किसी क्रिएटर का, किसी ओनर की जो उसकी प्रॉपर्टी है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। It is responsible for administration of various multilateral treaties dealing with the legal, administrative aspect of intellectual property। तो ये क्या करता है,
ये एडमिनिस्टर करता है कई सारे वेरियस लेवल पे मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ को, उनकी डील्स करता है, उनके लीगल, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सभी चीज़ों से ये डील करता है। WIPO का ऑब्जेक्टिव क्या था और उसका फंक्शन क्या था, तो ये प्रोवाइड करता सर्विस प्रोवाइड करता फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। जो इंडस्ट्री में होने वाली प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, एक्सचेंज करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन को अमंग मेंबर कंट्रीज, यहाँ पे रहेगा अमंग, मान लीजिए 2 मेंबर कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज मेंबरशिप करके किसी चीज़ को बना रही हैं, तो मान लीजिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन आया तो उसको उन कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज करना, ठीक। लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज को और अदर कंट्रीज को, ठीक है। रिजॉल्व करना प्राइवेट डिस्प्यूट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड हार्मोनाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉज एंड प्रोसीजर, ठीक है। प्राइवेट मान लीजिए कोई उनके अंदर ही कोई डिस्प्यूट हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रति, तो कंट्रीज के बीच, तो उसको रिजॉल्व करना, ठीक है। और हार्मोनाइज करना जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉ हैं, जो उनके प्रोसीजर हैं, उनको हार्मोनाइज करना, ठीक है। WIPO इस्टेब्लिश कब किया गया था? 14 जुलाई 1967 को, जो कि फोर्स में कब आया था? 1970 में। WIPO अंडरटेक्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू एडवाइस देना, ट्रेनिंग देना, फर्निश करना उनके डॉक्यूमेंट्स को। एग्रीमेंट जो है ऑन कोऑपरेशन बिटवीन WIPO एंड WTO वाज इंक्लूडेड इन दिसंबर 1995। WIPO में क्या था? हुआ था आपका कॉर्पोरेशन हुआ था। एग्रीमेंट बिटवीन WIPO एंड WTO फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 1996 को, ठीक है। जो ये एग्रीमेंट है ये क्या करता है? प्रोवाइड कोऑपरेशन इन द फॉलोइंग एरियाज। कई एरियाज में कोऑपरेट, मतलब 2 लोग एक साथ क्या करें? कोऑपरेट करें। जैसे टेक्निकल नॉलेज में कोऑपरेशन, नोटिफिकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ नेशनल और लॉ एंड रेगुलेशन के लिए, नेचुरल लॉ के ट्रांसलेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एम्ब्लेम्स, जो नेशनल एम्ब्लेम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। WIPO हैज़ प्रोमोटेड द इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एट नेशनल लेवल, जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी, उनके बीच में क्या करता है? आपका इंटरेक्शन बनाता है, ठीक। अब आ जाता है आपको पेटेंट एक्ट पढ़ना है 1970, ठीक है। पेटेंट एक्ट मैंने बताया था इंडिया का था, तो पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ना है। तो ये जो पेटेंट एक्ट 1970 है ये क्या था? आफ्टर इंडिया बिकेम अ पार्टिसिपेंट टू TRIP एग्रीमेंट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पज ऑफ रिडक्शन ऑफ मिसप्रेजेंटेशन एंड वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव सेटिस्फैक्ट्री प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए जो पेटेंट एक्ट है 1970, जब इंडिया जो है TRIP का एग्रीमेंट बना, उसके बाद ये इसका जब पार्ट बन गया, उसके बाद क्या हुआ कि WTO ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया कि किसी चीज़ का मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, वीकनेस ना हो इंटरनेशनल ट्रेड में, प्रमोशन हो, इफेक्टिव चीज़ों का प्रमोशन हो, सेटिस्फैक्ट्री प्रोटेक्शन हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, ठीक है। द पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो उसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए, यहाँ पे भी लिखा भी मैंने, रिवाइज हुए। जैसे इसका एक बार अमेंडमेंट हुआ 1995 में रिवाइज हुआ, 1999 में रिवाइज हुआ, 2002 में रिवाइज हुआ, 2005 में रिवाइज हुआ, और ये मीट इट्स ड्यूटीज अंडर द TRIP एग्रीमेंट। और इसकी ड्यूटीज़ जो है किसके अंडर में थी? TRIP एग्रीमेंट के अंदर में थी, ठीक है। जैसे TRIP WTO क्या था? वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनसे जब वो पहले बनी थी तो उनसे क्या करना पड़ता है? चीज़ों को हमें कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमारा जो पेटेंट एक्ट था उनसे कनेक्टेड था, क्योंकि हमें भी तो ग्लोबल लेवल पे क्या करना होता है? हमारी कंट्री को भी ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना होता है, ठीक है। जो ये पेटेंट एक्ट है हैज़ बीन अमेंडेड कीपिंग इन व्यू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी इन इंडिया। देखिए ये जो अमेंडमेंट्स है, जो बार अमेंडमेंट्स हुए, ये क्यों किए गए? इंडिया की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी को देखते हुए, ठीक है, कपल्ड विथ नीड ऑफ इंटीग्रेटेड विथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। देखिए इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हुई या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम्स हुए, उनके ध्यान में रखते हुए क्या हुआ? इनमें अमेंडमेंट होता गया। The amendment were also aimed at making the act a modern, ठीक है, एक्ट को और मॉडर्न बनाने के लिए ये जो अमेंडमेंट्स किए गए। कंसिस्टेंट एंड यूजर फ्रेंडली लेजिस्लेशंस लॉ बनाए गए, ठीक है, जो कि क्या करें? बहुत एडिक्योट तरीके से, अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करें नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है।
इंडिया जो है, जबकि साइमल्टेनियसली साथ ही साथ इंडिया जो है मीटिंग्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन अंडर टीआरआईपी एग्रीमेंट्स के साथ भी उसकी मीटिंग्स होती रहीं, ठीक है। सब्सिक्वेंटली उसी के साथ साथ रूल्स अंडर द पेटेंट एक्ट हैव आल्सो अमेंडेड, जो पेटेंट एक्ट था उसके अंदर के रूल्स जो हैं उनमें भी चेंज होता गया, अमेंडमेंट हुआ गया, जो कि काफ़ी इफेक्टिव हुआ। मई 2003 वाला जो अमेंडमेंट था वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ। दीज रूल्स हैव बीन फर्दर अमेंडेड बाय पेटेंट रूल्स 2005, इनको फिर से पेटेंट रूल जो है 2005 में फिर से अमेंड किया गया 1/1/2005 को में, ठीक है। दस द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 नाउ इज फुल्ली फोर्स एंड ऑपरेटिव। तो आपके जो अभी तक जो पेटेंट एक्ट चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था। तो होपफुली इतनी चीज़ें मैंने अपने तरीके से, पूरे सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में फिर हमने पढ़ा गैट, सबसे पहले गैट था, गैट का बच्चा आया WTO, WTO से रिलेटेड दो चीज़ें आई TRIP एंड WIPO हमने पढ़ा। फिर इंडिया का पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ा। बस आज हमने इतनी चीज़ें कवर की हैं। अभी इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको कॉपीराइट्स के बारे में पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में पढ़ना है, NRDC के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।